गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि क्रमागत संक्रमण की तरंग संख्या विभिन्न प्रकार के स्तरों हेतु भिन्न परास दर्शाती है। क्रमागत संक्रमण की तरंग संख्या विभिन्न प्रकार के स्तरों हेतु भिन्न परास दर्शाती है, जैसे डेल्टा न्यू बार इज इक्वल टू डेल्टा ई अपॉन एच सी, जो लगभग किसके बराबर था, डेल्टा ई वी अपॉन एच सी इंटू 10⁻³ लगभग बराबर था डेल्टा ई आर अपॉन एच सी इंटू 10⁻⁶। ठीक है, तो यहाँ पे कंपन और घूर्णन स्तर की परास जो है वो भिन्न होने के कारण कंपन स्पेक्ट्रम लाइनें जो है वो स्थूल संरचना दर्शाती है, जबकि घूर्णन स्पेक्ट्रम लाइंस जो है वो सूक्ष्म संरचना दर्शाती है। यहाँ पे कंपन और घूर्णन स्तर की परास क्या है, भिन्न है। इस वजह से कंपन स्पेक्ट्रम लाइनें जो है वो स्थूल संरचना दर्शाएगी, स्थूल संरचना। ठीक है, और घूर्णन स्पेक्ट्रम लाइनें सूक्ष्म संरचना दर्शाती है, सूक्ष्म संरचना दर्शाती है। तो हम आज हेडिंग लगाएंगे इलेक्ट्रॉनिक कंपन स्पेक्ट्रम की स्थूल संरचना। इलेक्ट्रॉनिक कंपन या इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम की कंपन स्थूल संरचना आज की अपनी हेडिंग है। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम की कंपन स्थूल संरचना, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम की कंपन स्थूल संरचना। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम में ये क्या है, ये N1, N2 और N3, ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर में कंपन ऊर्जा होते हैं, कंपन ऊर्जा के अंदर क्या होते हैं, घूर्णन ऊर्जा स्तर होते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम में घूर्णन ऊर्जा जो है या घूर्णन ऊर्जा स्तर जो है या घूर्णन स्पेक्ट्रम जो है वो सबसे कम ऊर्जा युक्त होता है। उससे ज्यादा किसकी ऊर्जा होती है, कंपन ऊर्जा स्तरों की होती है, और सबसे ज्यादा ऊर्जा किसकी होती है, इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तरों की होती है। तो सबसे कम ऊर्जा किसकी होती है, घूर्णन ऊर्जा स्तरों की सबसे ऊर्जा कम होती है। तो इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण में घूर्णन संक्रमण जो है, इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण में ये जो घूर्णन संक्रमण है वो क्या होगा, सबसे न्यूनतम ऊर्जा युक्त होने के कारण इसको नगण्य मान लिया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण में जो इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण होगा, और इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के साथ साथ में कौन सा संक्रमण भी होगा, घूर्णन संक्रमण भी होगा, घूर्णन स्तरों में भी संक्रमण होगा, है ना। तो घूर्णन इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण में ये जो घूर्णन संक्रमण हो रहा है वो न्यूनतम ऊर्जा युक्त होने के कारण इसको नगण्य मान लिया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण में घूर्णन संक्रमण न्यूनतम ऊर्जा युक्त होने के कारण इसको नगण्य मान लिया जाता है। अतः इलेक्ट्रॉनिक कंपन संक्रमण हेतु कंपन स्तर की ऊर्जा, अतः इलेक्ट्रॉनिक, सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण में घूर्णन संक्रमण न्यूनतम ऊर्जा युक्त होने के कारण इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण में घूर्णन संक्रमण न्यूनतम ऊर्जा युक्त होता है, न्यूनतम ऊर्जा युक्त होने के कारण नगण्य मान लिया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण में घूर्णन संक्रमण न्यूनतम ऊर्जा युक्त होने के कारण उसे नगण्य मान लिया जाता है। अतः अब इससे तो मान लिया नगण्य, घूर्णन संक्रमण को मान लिया नगण्य, अब पीछे क्या बचा, एक तो इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण बचा और दूसरा कौन सा बचा, कंपन संक्रमण। ठीक है, इसको तो मान लिया हमने
नगण्य मान लिया। पीछे कौन कौन से संक्रमण बचे? इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण और कंपन संक्रमण। तो अब इलेक्ट्रॉनिक कंपन संक्रमण हेतु कंपन स्तर की ऊर्जा, अतः इलेक्ट्रॉनिक कंपन संक्रमण या इलेक्ट्रॉनिक कंपन संक्रमण हेतु कंपन स्तर की ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक कंपन संक्रमण हेतु कंपन स्तर की ऊर्जा। अब कंपन स्तर की ऊर्जा किसके बराबर होगी? E बराबर होगी EE प्लस EV। ठीक है, कुल ऊर्जा E किसके बराबर होती है? बॉर्न ओपेनहाइमर सन्निकटन के अनुसार EE प्लस EV प्लस ER। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण में घूर्णन संक्रमण क्या है? न्यूनतम ऊर्जा युक्त होने के कारण इसको नगण्य मान लिया। तो अब इसकी ऊर्जा किसके बराबर हो? इसको तो मान लिया नगण्य, तो अब ऊर्जा किसके बराबर हुई? E इजिकल टू EE प्लस EV। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखते हैं ER को मान लिया नगण्य, ER इजिकल टू नगण्य। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉनिक कंपन संक्रमण हेतु कंपन स्तर की ऊर्जा E इजिकल टू क्या आया? EE प्लस EV, EE प्लस EV के बराबर आई। अब संक्रमण की ऊर्जा, संक्रमण की ऊर्जा क्या होगी? संक्रमण की ऊर्जा, संक्रमण की ऊर्जा डेल्टा E बराबर होगी डेल्टा EE प्लस डेल्टा EV। संक्रमण की ऊर्जा डेल्टा E इजिकल टू क्या हो जाएगी? डेल्टा EE प्लस डेल्टा EV। अब हम तरंग संख्या की बात करें तो तरंग संख्या क्या होती है? तरंग संख्या डेल्टा न्यू बार, तरंग संख्या डेल्टा न्यू बार क्या होती है? डेल्टा E अपॉन HC होती है, डेल्टा E अपॉन HC। और डेल्टा E की वैल्यू क्या है? डेल्टा EE प्लस डेल्टा EV है, तो मान रख देते हैं डेल्टा EE प्लस डेल्टा EV अपॉन HC। ठीक है, इसको हम अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, डेल्टा न्यू बार इज इक्वल टू डेल्टा EE अपॉन HC प्लस डेल्टा EV अपॉन HC। ठीक है, तो देखो डेल्टा न्यू बार के बराबर क्या है? डेल्टा E अपॉन HC है, और ये क्या है? डेल्टा EE अपॉन HC है। तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं? डेल्टा न्यू बार E या डेल्टा न्यू E बार। ठीक है, और इसको कैसे लिख सकते हैं? डेल्टा EV अपॉन HC है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? न्यू V बार, डेल्टा न्यू V बार। तो डेल्टा न्यू बार इज इक्वल टू क्या आया? डेल्टा न्यू E बार प्लस डेल्टा न्यू V बार। ठीक है, डेल्टा न्यू बार बराबर क्या होता है? डेल्टा E अपॉन HC होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने क्या किया? सिर्फ डेल्टा नीचे E इलेक्ट्रॉनिक स्तर के लिए E तो लगाया है, तो डेल्टा EE अपॉन HC। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं? अपन भी यहाँ पे E लगा लेंगे, डेल्टा न्यू E बार, और ये क्या हो जाएगा? डेल्टा न्यू V बार। ठीक है, तो डेल्टा न्यू बार यानी कि तरंग संख्या डेल्टा न्यू बार क्या आई? डेल्टा न्यू E बार प्लस डेल्टा न्यू V बार। अब यदि संक्रमण V से V डैश में हो रहा हो, यदि संक्रमण किसमें हो रहा हो? V से V डैश में संक्रमण हो रहा हो। देखिए ये मान लिया मैंने V कंपन स्तर है, ठीक है, और ये मान लिया मैंने V डैश कंपन स्तर है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? यदि संक्रमण V से, ये V बराबर 0 1 2 3 4, ये V डैश बराबर 0, ये V डैश बराबर 1 2 3 4 5। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? यदि संक्रमण V बराबर 0 से V डैश में संक्रमण हो रहा है, भले कुछ भी ले लो, V बराबर 0 नहीं लो या कुछ भी ले लो,
ये क्या बोल रहा है, V से V डैश में संक्रमण हो रहा है, तो ये V कंपन स्तर है और V कंपन स्तर से संक्रमण किसमें हो रहा है, V डैश कंपन स्तर में संक्रमण हो रहा है। तो उसके लिए देखिए क्या हो, तो देखिए डेल्टा न्यू बार इज इक्वल टू डेल्टा न्यू ई बार और डेल्टा न्यू बार इज इक्वल टू डेल्टा न्यू ई बार प्लस, अब डेल्टा न्यू वी बार को हम कैसे लिखेंगे, ये क्या है, V से V डैश में संक्रमण हो रहा है, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे न्यू V डैश बार माइनस न्यू V बार। ठीक है, डेल्टा न्यू वी को हमने किस तरह से लिखा है, डेल्टा न्यू वी बार को हम किस तरह से लिख सकते हैं, न्यू वी डैश बार माइनस न्यू वी बार। ठीक है, अब आगे देखिए कि अब हम क्या करेंगे, न्यू वी डैश बार और न्यू वी बार की वैल्यू रख देंगे, जो हमने इससे पहले वाली यूनिट के अंदर पढ़ा था, जब हमने कंपन स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ा था, तो वहां पे हमारे पास न्यू वी डैश बार की वैल्यू भी थी और न्यू वी बार की वैल्यू भी थी। तो चलो वो वाली वैल्यू रख देते हैं, डेल्टा न्यू बार इज इक्वल टू, ये तो रहेगा सेम, डेल्टा न्यू ई बार प्लस में देखिए न्यू वी डैश बार की वैल्यू क्या आएगी, वी डैश प्लस हाफ ओमेगा ई बार माइनस वी डैश प्लस हाफ का होल स्क्वायर एक्स ई ओमेगा ई बार। ठीक है, ये तो हो गई प्लस डैश डैश डैश, ये तो हो गई वी डैश की वैल्यू। ठीक है, फिर माइनस क्या है, न्यू वी बार है, तो न्यू वी बार की वैल्यू क्या रखेंगे, देखिए v प्लस हाफ ओमेगा ई बार माइनस v प्लस हाफ का होल स्क्वायर एक्स ई ओमेगा ई बार प्लस डैश डैश डैश। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू थी, ये थी न्यू v डैश बार की है, जिसमें v क्या है, डैश के रूप में है, और ये किसकी वैल्यू है, ये न्यू v बार की वैल्यू है, जिसकी वैल्यू क्या है, v है। ठीक है, तो ये v डैश के लिए है और वो v के लिए, v कंपन स्तर के लिए और v डैश कंपन स्तर के लिए है, तो v डैश माइनस क्या हो गया, v हो गया। तो ये मान रख दिया, डेल्टा न्यू बार इज इक्वल टू डेल्टा न्यू ई बार प्लस, पहले इसकी वैल्यू रख दी और फिर माइनस इसकी वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे डेल्टा न्यू ई बार क्या है, डेल्टा न्यू ई बार है, डेल्टा न्यू ई बार क्या है, डेल्टा न्यू ई बार है इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण में स्पेक्ट्रम की मूल रेखा, या कह सकते हैं हम आधार रेखा को दर्शाता है। ये डेल्टा न्यू ई बार जो है वो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम में मूल रेखा या आधार रेखा को दर्शाता है। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम में स्पेक्ट्रम की मूल रेखा या आधार रेखा को दर्शाता है, जहां से स्पेक्ट्रम रेखाएं क्या होती है, आरंभ होती है। मूल रेखा या आधार रेखा को दर्शाता है जहां से स्पेक्ट्रम रेखाएं क्या होती है, आरंभ होती है। अब इस कंपन व स्थूल स्पेक्ट्रम में या कंपन स्थूल संरचना में ये जो V है, V और V डैश के मान जो है वो कुछ भी हो सकते हैं, अतः इसके लिए कोई चयन नियम नहीं है, अतः इसके लिए कोई चयन नियम नहीं है। बाकी घूर्णन स्पेक्ट्रम के लिए चयन नियम था, घूर्णन स्पेक्ट्रम के लिए चयन नियम क्या था, डेल्टा J इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। रमन स्पेक्ट्रम के लिए लास्ट रमन स्पेक्ट्रम पढ़ा था ना, उसमें क्या था, डेल्टा V इज इक्वल टू क्या था, रमन स्पेक्ट्रम के लिए चयन नियम डेल्टा V इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4। चयन नियम के बारे में समझते हो क्या होता है, तुमने पढ़े ही नहीं होंगे पहले वाले वीडियो।
ठीक है। तो देखिए इसमें क्या था, रमन स्पेक्ट्रम के लिए वैसे तो सारे ही संक्रमण अलाउड थे, लेकिन ये जो उच्च संक्रमण है इनकी प्रायिकता जो है वो घटती जाती है। इस वजह से इन दोनों मतलब आगे के जो भी उच्च संक्रमण होंगे +-4, +-5, +-6, उनको नगण्य मान लिया जाता है, क्योंकि इनकी प्रायिकता जो है वो निरंतर घटती जाती है, इसलिए इनको नगण्य मान लेते हैं। और पीछे जो क्या बचा है, अतः रमन स्पेक्ट्रम के लिए क्या होता है, कौन सा संक्रमण मान्य होता है, +-1 मान्य होता है। ठीक है। और घूर्णन रमन स्पेक्ट्रम के लिए, ये तो कंपन रमन स्पेक्ट्रम के लिए थे, घूर्णन रमन स्पेक्ट्रम के लिए क्या था चयन नियम, डेल्टा J इज इक्वल टू 0 +-2, 0 और +-2 था। अब मैं उसके लिए अभी थोड़ा बहुत मैं बता रही हूँ कि मतलब ये डेल्टा J इज इक्वल टू +-1 क्या है। तो देखिए डेल्टा J इज इक्वल टू +-1 यानी कि केवल वही संक्रमण मान्य है जिनमें घूर्णन क्वांटम संख्या में या तो इकाई की वृद्धि यानी कि +1 हो, या घूर्णन क्वांटम संख्या में इकाई की कमी यानी कि -1 हो। ये क्या है, डेल्टा J घूर्णन क्वांटम संख्या है। ठीक है। तो केवल वही संक्रमण मान्य है जिनमें घूर्णन क्वांटम संख्या में या तो इकाई की वृद्धि होती है या इकाई की कमी होती है, या तो +1 होगा डेल्टा J बराबर, या डेल्टा J बराबर -1 होगा। तो केवल वही संक्रमण मान्य होगा, और बाकी वाले डेल्टा J बराबर +-2, +-3, +-4 आगे जो भी उच्च संक्रमण है वो मान्य नहीं होगा, सिर्फ +1 या -1 वाला संक्रमण ही मान्य होगा। जैसे ये मैंने मान लिए घूर्णन ऊर्जा स्तर है, ठीक है, ये क्या है, घूर्णन ऊर्जा स्तर है, J बराबर 0, J बराबर 1, J कुछ भी लो, ठीक है, ये क्या है, घूर्णन ऊर्जा स्तर है सारे के सारे, ठीक है, इसको रहने दो। अब अणु क्या करेगा, ऊर्जा या अणु में इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेगा, ऊर्जा अवशोषित करके वो या तो J बराबर 0, जैसे अणु संक्रमण किसमें कर रहा है, J बराबर 0 से J बराबर 1 में संक्रमण कर रहा है, तो या तो ये संक्रमण मान्य होगा, या J बराबर 1 से J बराबर 0 में संक्रमण करेगा तो ये संक्रमण मान्य होगा। ये है डेल्टा J बराबर +1 के लिए है, और ये है डेल्टा J बराबर -1 के लिए। अगर अणु ऊर्जा अवशोषित करके J बराबर 0 से J बराबर 1 में जा रहा है तो डेल्टा J बराबर क्या होगा, +1 होगा, और यदि अणु ऊर्जा उत्सर्जित करके J बराबर 1 से J बराबर 0 में आ रहा है तो -1 होगा। ये दोनों तो संक्रमण मान्य है। इसी तरह से J बराबर 1 से 2, ये मान मैंने गलत लिखे हैं, मतलब ये 0, ये J बराबर 1 है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ठीक है। अब अणु J बराबर 1 से J बराबर 2 में संक्रमण कर रहा है तो ये मान्य होगा, ठीक है, और संक्रमण 2 से 3 में मान्य होगा, 3 से 4 में मान्य होगा, 4 से 5 में मान्य होगा। ये सारे संक्रमण मान्य हैं, या 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, 1 से 0, ये संक्रमण मान्य है। लेकिन ये संक्रमण मान्य नहीं होगा J बराबर 0 से J बराबर 2। यहाँ पे कितना आएगा, डेल्टा J का वैल्यू, डेल्टा J का मतलब क्या है, J उच्चतम माइनस J निम्नतम, ठीक है। तो संक्रमण किसमें हो रहा है, J बराबर 0 से J बराबर 1 में संक्रमण हो रहा है माना, तो देखिए यहाँ पे J बराबर 1 यानी कि ये क्या हो जाएगा, उच्चतम हो जाएगा, और J बराबर 0 क्या हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा J इज इक्वल टू क्या आएगा, J उच्चतम की वैल्यू क्या है 1, 0 से 1 में संक्रमण हो रहा है तो J उच्चतम की वैल्यू है 1 और J न्यूनतम की वैल्यू क्या है 0, तो डेल्टा J बराबर क्या आया, +1 आया। तो कहने का मतलब क्या है, डेल्टा J बराबर +1 के कहने का मतलब क्या है कि इस तरह से संक्रमण, ठीक है। अब यदि 1 से 0 में आ रहा है, यदि संक्रमण किससे हो रहा है, 1 से 0 में हो रहा है, ठीक है, तो अब न्यूनतम क्या हो गया, 1 हो गया, और उच्चतम क्या हो गया, 0 हो गया।
1 से 0 में हो रहा है संक्रमण, तो अब उच्चतम 1 हो गया और न्यूनतम 0 हो गया, तो अब ये उल्टा हो जाएगा। अब उच्चतम क्या है, 0 है, 0 माइनस 1, तो क्या आएगा, डेल्टा जे बराबर -1। ठीक है, तो ये ऊर्जा अवशोषण द्वारा है, ये ऊर्जा उत्सर्जन द्वारा है -1। अब अगर हम बात करें 0 से कितने में 3 की बात करते हैं, ठीक है, तो 0 से 3 की बात करें तो डेल्टा जे बराबर क्या आएगा, उच्चतम क्या है 3 है, न्यूनतम क्या है 0 है, तो डेल्टा जे बराबर क्या आया, +3 आया। ये संक्रमण मान्य नहीं है। घूर्णन संक्रमण में सिर्फ जे बराबर डेल्टा जे बराबर +1 वाला संक्रमण मान्य है या -1 वाला संक्रमण मान्य होगा, बाकी +-2 +-3 +-4 कोई भी संक्रमण मान्य नहीं होगा। जे बराबर 2 से कर लो, जे बराबर 0 से जे बराबर 2 में संक्रमण मान्य नहीं होगा, जे बराबर 2 से जे बराबर 5 में संक्रमण मान्य नहीं होगा, जे बराबर 3 से या जे बराबर 2 से 5 में, 3 से 5 में, ये सारे संक्रमण अलाउड नहीं है। सिर्फ एक का जो अंतर होता है ना, जे बराबर 0 से जे बराबर 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 या 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1 और 1 से 0, ये वाले एक एक के अंतर वाले वो ही संक्रमण होंगे, वो मान्य होंगे। तो चयन नियम का ये मतलब है। ठीक है, बाकी सारे ये घूर्णन स्पेक्ट्रम के लिए है। घूर्णन स्पेक्ट्रम हर संक्रमण के लिए अलग अलग होते हैं। आईआर स्पेक्ट्रम के लिए चयन नियम अलग होता है, और फिर रमन स्पेक्ट्रम, कंपन रमन स्पेक्ट्रम के लिए चयन नियम अलग होता है, कंपन घूर्णन रमन स्पेक्ट्रम के लिए चयन नियम अलग होता है। सबके लिए चयन नियम अलग अलग है। ये है घूर्णन स्पेक्ट्रम के लिए चयन नियम। घूर्णन स्पेक्ट्रम का चयन नियम होता है +-1, डेल्टा जे इज इक्वल टू क्या होता है, +-1 होता है। यानी कि ये डेल्टा जे है घूर्णन क्वांटम संख्या, केवल वही संक्रमण मान्य है जिसमें घूर्णन क्वांटम संख्या में या तो इकाई की वृद्धि होती है या फिर इकाई की कमी होती है। तो ये है चयन नियम के बारे में। ठीक है, तो अपन कहाँ थे, हाँ, ये जो v और v डैश है, कहाँ गया v डैश, ये v और ये जो v डैश है इस समीकरण में, ये जो v और v डैश है इसके मान कुछ भी हो सकते हैं। अतः इस मतलब इलेक्ट्रॉनिक कंपन संक्रमण की स्थूल संरचना के लिए कोई चयन नियम नहीं है। इसके मान कुछ भी हो सकते हैं, डेल्टा v बराबर कुछ भी हो सकता है, अतः इसके लिए कोई चयन नियम नहीं है। तो इस वजह से स्पेक्ट्रम में कई रेखाएं प्राप्त होती है। इसके मान कुछ भी हो सकते हैं, यानी कि सारे के सारे संक्रमण क्या है, मान्य है, +-2 +-3 +-3 सारे संक्रमण मान्य है, तो इसका मान कुछ भी हो सकता है। इस वजह से जो स्पेक्ट्रम में बहुत सारी लाइनें अपन को प्राप्त होती है, स्पेक्ट्रम में बहुत सारी रेखाएं प्राप्त होती है। ठीक है, तो अब कंपन व स्थूल संरचना में v व v डैश के मान कुछ भी हो सकते हैं, अतः इसका कोई चयन नियम नहीं होता है। इसलिए स्पेक्ट्रम में कई बैंड प्राप्त होते हैं। इस स्पेक्ट्रम में ये जो बैंड प्राप्त हुए हैं, वो इन बैंड को दो भागों में विभाजित किया जाता है। स्पेक्ट्रम में कई बैंड प्राप्त होते हैं। जब v और v डैश के मान कुछ भी हो सकते हैं, तो स्पेक्ट्रम में कई बैंड प्राप्त होते हैं और इन निर्मित बैंड को हम दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला है क्रमागत बैंड और दूसरा है प्रोग्रेशन बैंड। क्रमागत बैंड और प्रोग्रेशन बैंड। निर्मित बैंड को या इस स्पेक्ट्रम में निर्मित बैंड को दो भागों में बांटा जाता है। पहला है क्रमागत बैंड। स्पेक्ट्रम में निर्मित बैंड को दो भागों में बांटा जाता है। पहला है क्रमागत बैंड और दूसरा है प्रोग्रेशन बैंड। क्रमागत बैंड और दूसरा कौन सा है, प्रोग्रेशन बैंड। अब क्रमागत बैंड क्या होते हैं, इसमें v और v डैश के मान जो है वो निश्चित होते हैं, लेकिन शून्य। क्रमागत बैंड क्या होते हैं, इसमें v व v डैश के मान निश्चित होते हैं। v और v डैश के मान जो है वो निश्चित होते हैं, लेकिन शून्य कभी भी नहीं होते हैं। शून्य होते हैं लेकिन
शून्य नहीं होते हैं। ये है क्रमागत बैंड। और प्रोग्रेशन बैंड क्या होता है कि V और V डैश, V और V डैश, जैसे V बराबर, यदि संक्रमण V बराबर 0 से, मैम बोर्ड नहीं दिख रहा है। तो चुप रहे। तो प्रोग्रेशन बैंड क्या होते हैं, यदि V बराबर 0 से संक्रमण V बराबर यदि संक्रमण किसमें हो, यदि संक्रमण V बराबर 0 से V बराबर 1 2 3 4 में संक्रमण होता है तो हमको प्रोग्रेशन बैंड प्राप्त होते हैं। यहाँ पे V और V डैश का मान कभी भी शून्य नहीं होता है, यहाँ पे V बराबर 0 भी हो सकता है। ठीक है, तो प्रोग्रेशन बैंड में क्या है, V बराबर 0 से यदि V बराबर 1 2 3 4 में संक्रमण होता है। मैम आपने वीडियो ऑन